ओके। हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आरडब्ल्यू परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के एकदम लास्ट फेज पर होंगे, है ना। क्योंकि देखिए, तैयारी करते करते दिमाग में आने लगता है कि हमारी तैयारी पूरी हुई है या नहीं हुई है, वो कैसे पता चलेगा। तो बिल्कुल उसके लिए आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जीएस से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सेशन हमारा जीएस को लेकर है, जनरल स्टडीज या हम इसे कहेंगे सामान्य अध्ययन। तो अगर आपकी सामान्य अध्ययन की तैयारी को आप जांचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, तो उसके लिए इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आप चाहे कोई भी एग्जाम, अब एग्जाम तो आपका बीएड का ही रहेगा, बट आपका कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आप साइंस से हो, आप एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं या आप कला वर्ग वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे इस सेशन में जरूर जुड़ेंगे। और जीएस में आप सभी को पता है कि 50 नंबर आपका आने वाला है, तो बिल्कुल एकदम इस सेशन में डेली 3 बजे हमें जुड़ना है और तैयारी एकदम इतनी बेहतरीन करेंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए, क्योंकि काफी नंबर जो है यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। सोच लो कि कोई और सब्जेक्ट थोड़ा बहुत वीक रह गया, बट जीएस जो है ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर मेहनत करोगे, तो पढ़ोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो बिल्कुल एकदम तैयारी बढ़िया होने वाली है आपकी। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। हाँ जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखो, एग्जाम से पहले भरपूर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। एग्जाम आपका कब होगा, अभी उस चीज को साइड कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम की डेट हो सकती है आगे बढ़ जाए, है ना। तो अभी हम जो है, ये पूरा 1 महीना तो आपके पास है ही, तो इस 1 महीने जम के जो है अच्छे से हम करने वाले हैं जीएस की प्रैक्टिस। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपका पेपर नहीं निकलेगा, आपको भी मुझसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए डेली हम 3 बजे जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़े, फिर आए क्वेश्चंस की तरफ। तो उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपके लिए ये है कि हमारी जो क्लासेस है उनकी टाइमिंग एक बार आप देख लें, ठीक है। तो सुबह में आपकी 10 बजे रीजनिंग की क्लास शुरू हो चुकी है बच्चा आज से। उसके बाद 11 बजे आपकी हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है। 12 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू हो चुकी है। अगर आप कृषि विषय, आपका कृषि विषय है, तो आप जो है 2 बजे कृषि का सब्जेक्ट देखेंगे। इसके अलावा अगर आप साइंस से आते हैं, तो साइंस वाले बच्चे भी 2 बजे जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 बजे आपकी जीएस की क्लास होगी, जिसमें सभी को जुड़ना है आपका, चाहे कृषि हो या साइंस हो, ठीक है। सभी को इस 50 नंबर के लिए इस वाले सेशन में जुड़ना है। एक बार अगर सिलेबस पर नजर डाली जाए, तो आप सभी को पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना जीएस वाला, वैसे तो आपको बता ही दिया गया है, बट फिर भी एक बार दिमाग में रखिएगा कि ये जो 50 नंबर हैं, जो कि 50 नंबर नहीं है, 100 नंबर है, 50 क्वेश्चंस हैं, तो भाई आपको एकदम तैयारी बढ़िया रखनी है ना। चलिए तो फिर आगाज करते हैं और पहला हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। सभी का स्वागत है। तो बिना देरी के बढ़ रहे हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जिनको आता है वो आंसर करेंगे, जिनको नहीं आता है वो समझेंगे कि आपको क्यों नहीं आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे बाकी क्वेश्चंस को। आप प्रैक्टिस बाद में भी कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेशन के अलावा आपको बाद में भी इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करनी है। मानो कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए, तो वो क्वेश्चन सही आपको करने हैं, समझकर इस क्लास से रिवाइज कर, ठीक है। चलिए तो आते हैं अब बिना देरी के पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। तो पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये है कहां पर। तो हम कहेंगे इन गुफाओं के बारे में कि इन्हें तो हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में, और कहां पर है, मध्य प्रदेश में भी हमने इन्हें पढ़ा है कि जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना एमपी का, यहाँ पर है ये। अब मध्य प्रदेश में तो हमने विंध्य पर्वत के बारे में भी पढ़ा है। तो इन गुफाओं के बीच चारों ओर, है ना, ये भीमबेटका जो है ये बीच में है और चारों तरफ से घिरी हुई है, किससे, तो चारों तरफ है विंध्याचल, विंध्य पर्वत से घिरी हुई गुफाएं हैं। अब इनके बारे में प्रश्न क्या आया है, हो सकता है क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि ये कहां पर है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आगे बनते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया जाए। पहले आइडिया ये लगाया जाए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ताकि आगे की तैयारी हमारी बेहतर हो सके। पता चला क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया, किस स्टेट में है। आंसर कई सारे बच्चों का मैं देख रही हूँ कि 1957, 58 आया है, बिल्कुल
सही है। अच्छा, उस व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए, भाई किसने खोज की थी, तो कोई बताएगा यहाँ पर जिनका नाम आता है कि भाई किसने खोज की थी, तो श्रीधर वाकणकर जी नाम है इनका, श्रीधर वाकणकर जी हैं जिनके द्वारा खोज की गई थी। तो अब इस क्वेश्चन से ही हमारे कई सारे क्वेश्चंस हो गए हैं सही। नहीं, नोट्स नहीं बनाने हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलो कि कहां पर है ये। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में विंध्याचल पर्वत से घिरी हुई है। इसके अलावा खोज 1957 से 58 के बीच में खोज हुई है और श्रीधर वाकणकर जी हैं जिनके द्वारा जो है खोज की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। और 50 क्वेश्चन के बाद जब ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप सभी अपना स्कोर जरूर चेक किया कीजिए कि मेरे 50 में से कितने सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? बालाथल, खांडिया है, धौलावीरा या फिर मांडा हो जाएगा। साथ ही में क्या इस स्थल के बारे में हमें और भी चीजें जाननी चाहिए। तो यदि हम बात करें यहाँ पर हड़प्पा स्थल की, तो इसमें आंसर क्या करेंगे बताओ। पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हो? अच्छा जी, चलो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं RW परिवार का हिस्सा हूँ काफी समय से और मेरा नाम अदिति कसाना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक है, अच्छा धौलावीरा को तो हमने कहीं और भी पढ़ा है, यहाँ तो प्रमुख स्थल है ही। इसके अलावा हम इसे जानते हैं कि ये स्थल यूनेस्को का भी धरोहर स्थल है ना, यूनेस्को साइट्स में भी शामिल है। तो बताओ इसे कब शामिल किया गया और कौन से नंबर की साइट के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, क्योंकि हड़प्पा स्थलों से खोज से भी प्रश्न आता है। तो यहाँ हम क्या आंसर करेंगे कि वर्ष था 1968 और इसकी खोज की गई है जगपति जोशी जी के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया। उसके बाद यूनेस्को साइट में इसे कौन से स्थल के रूप में शामिल किया गया है, तो क्या हम 40वें स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया है। और वर्ष कौन सा हो जाएगा, वर्ष है 2021। यहां से भी प्रश्न आता है ना। ठीक है, धौलावीरा है ना, अरे बिल्कुल बेटा, धौलावीरा ही तो पूछा है। तो धौलावीरा के बारे में प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में, और गुजरात का ये चौथा स्थल है। हड़प्पा स्थलों में गुजरात में ये चौथा, सॉरी किसमें भाई, यूनेस्को साइट्स की जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न उसको छोड़ो, अभी पहले ये सुनो कि हड़प्पा स्थल की यदि हम बात करें गुजरात में कौन सा है, धौलावीरा है। इसके अलावा इसकी खोज से भी प्रश्न आया है। दूसरा प्रश्न ये हो गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट किसी को तो बता देना, नहीं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आप देखते हैं कि भाई आपसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछा जाता है। साइंस वाला भी पढ़ेगा, SST वाले बिल्कुल भाई एकदम ये GS वाला पोर्शन भी कवर करना है आपको। SST वाले जो सोच रहे हैं ना कि भैया हम SST वाले हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे बेटा। SST में अलग से थोड़े ना आता है आपका। SST में अगर हम बात करें, आपका ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, आपका हिस्ट्री हो गया, है ना, हिस्ट्री के अलावा इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यहीं से तो आ रहे हैं। ठीक है, चलिए GS बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो रिवाइज करो बेटा, बिल्कुल पढ़ेंगे। चलो अच्छा प्रश्न यहाँ पर, अपरिग्रह का मतलब क्या है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि भाई वस्तुओं का संग्रह न करना, धन का संचय न करना, है ना, यही तो है, वस्तुओं का संग्रह न करना, धन का संचय ना करना, ये तो होगा नहीं। उसके बाद श्वेतांबर की यदि हम बात करें तो भाई जैन धर्म में जो है, जैन में ही होगा ना, ये बताओ दिगंबर और अगर आपसे पूछा जाए श्वेतांबर, तो ये जो है धर्म संप्रदाय है, मतलब जैन धर्म बट गया था 2 संप्रदायों में। ठीक है, साइंस वाले भी पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल पढ़ेंगे। 50 प्रश्न बिल्कुल आएंगे आपके GS से। ठीक है, तो पहले ही मैंने आपको सिलेबस दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर तीर्थ दिया है और उसके बाद यह है बसादिस, आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। आप इसे बसादी भी कहेंगे, बसादी या फिर बसादिस,
इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी होगा। मेरा नाम अदिति कसाना है और अब जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप लोग रिवाइज करेंगे और बाद में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा। पूछा क्या है? जैन मठ क्या होते हैं? तो जैन मठ में जैन भिक्षु रहा करते हैं। मठ का मतलब क्या होता है? यहाँ पहले पूरा प्रश्न पढ़ा कीजिए आप लोग कि यदि हम बात करें जैन मठ की तो इससे हमारा मतलब क्या है कि जहां पर जो जैन भिक्षु हैं उनका निवास स्थान है ये, है ना, वहां पर ये रहते हैं। तो इसको हम और किस नाम से जानेंगे? प्रश्न ये पूछा है, ठीक है। तो क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन जो है हमारा डी होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? आर्ट्स वाले भी पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि आप चाहे एग्रीकल्चर आपने लिया, आपने साइंस लिया, आपके पास आर्ट्स है, आपके पास कॉमर्स है, कुछ भी है, जीएस आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे। याद रखना 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही है। इसीलिए शुरुआत में मैंने आपको पहले ही सिलेबस बताया था कि यदि हम बात करें प्रथम प्रश्न पत्र में तो आपको जो है शुरुआत में जीएस और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में से एक आपने ऑप्ट किया होगा, है ना। तो अगर ये आपके दिमाग में है कि हमारा सिलेबस ये है बेटा, तो आप लोगों ने पहली क्लास भी देखी होगी, इसके अलावा ममतेज सर ने भी आपको बताया है, बट आप लोग सुनते नहीं है ध्यान से, इसीलिए गड़बड़ हो गई है ना। तो इसमें आप देखो यहाँ ये वाला पोर्शन जो है, मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ इसको देखो कि प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन आपके जीएस से आएंगे और उसी जीएस की अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और उसके बाद आपका हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक होगा लैंग्वेज में। तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में जाएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में जाएंगे, बट ये तो सबको देना है, ये 50 क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अब आई थिंक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आएंगे। मौर्य वंश के बारे में पूछा है, ये बताओ। मौर्य वंश के बारे में ये पूछा है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था। तो भाई मौर्य वंश आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना। मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए कंफ्यूज हो रही है, ये तो कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। सुनो, अब यहाँ पर बात हो रही है मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ है, ठीक है, जिसको मारकर एक हम कहेंगे भाई यहाँ से फिर से वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म की शुरुआत भारत में होती है। तो कौन आ जाएंगे? तो यहाँ पर शुंग की शुरुआत होती है और संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ ये आपको याद रखना है कि मौर्य जो अंतिम शासक हैं नाम है इनका बृहद्रथ। कौन हो जाएंगे? बृहद्रथ, ठीक है। इनकी हत्या करके कौन आएगा? तो यहाँ पर शुंग वंश की नींव डाली जाएगी और शुंग वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या हो जाता है? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपके लिए, मौर्य वंश से क्वेश्चन आ सकता है। तो हिस्ट्री में सभी ने पढ़ा ही है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पर शुंग वंश हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं भाई ये चोल तो बाद में आएंगे, दक्षिण भारत में बहुत बाद में आते हैं, गुप्त के बाद आएंगे, है ना। तो क्या आंसर आ गया? यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। रिवीजन करते रहो, अगर नहीं समझ में आता है ना तो बेटा रिवीजन करने से चीजें क्लियर होती हैं। पहली बार पढ़ोगे छोड़ दोगे, नहीं समझ में आया तो चीजें क्लियर नहीं होती हैं। इसीलिए रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम 2 से 3 बार चीजों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये तो इजी था, पहली बार में नहीं समझ में आया तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिजदा प्रथा ये किसने शुरू की थी? सिजदा और पेबोस के बारे में पूछा जाता है ना। तो यदि बात की जाए सिजदा में, इसमें क्या है? तो जो सुल्तान होता है, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो सुल्तान को क्या करना है? झुककर सलाम करना, है ना, झुककर सलाम करना। और एक और प्रथा है इसी के साथ साथ, पेबोस।
जिसमें क्या होता था, सुल्तान के पैरों को चूमना होता था, सुल्तान के पैरों को चूमना, है ना। तो ये दो अमानवीय प्रथाएं थी जिन्हें किसके द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। और इसे समाप्त किसने किया, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये दोनों प्रथाएं किसके द्वारा समाप्त की गई थी, तो मुगल शासन के समय अकबर के द्वारा इसे समाप्त किया जाता है, इस तरह की प्रथा को। ठीक है, नोट्स बच्चे आपने बनाए होंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, तो बस उन्हीं ही रिवाइज करते चले, बाकी प्रैक्टिस यहाँ करते रहिए। ठीक है, आते हैं एक और क्वेश्चन। और देखो ध्यान रखना कि एंशिएंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अभी जो है हम जब मिडाइवल की बात करते हैं, मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, तो वहां से कितने प्रश्न आए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए। जो बच्चे, जो दोस्त आपके, जो मित्र आगे एग्जाम देने जाने वाले हैं, बीएड का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उन सभी को जीएस के 50 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट के बारे में आइडिया होना चाहिए। और सुबह से हमारी बीएड के प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं, आज पहला दिन है, तो बहुत सारे दोस्त होंगे आपको जिन्हें बताना जरूरी है ना, तो बिल्कुल बताइए और धन्यवाद, बने रहो सेशन में। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो लोदी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है ना। लोदी वंश से क्या होता है, दिल्ली में जो सल्तनत चली आ रही थी, सल्तनत काल जो हम पढ़ते हैं, तो सल्तनत काल की समाप्ति यहाँ पर होती है ना, इसका है ये अंतिम वंश। और इसकी समाप्ति किसने की, इसकी समाप्ति की बाबर ने। और बाबर जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी डेट हो जाएगी, तो पहला जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, पानीपत का ये प्रथम युद्ध है, और इसमें जो है इब्राहिम लोदी है ना, एक तरफ कौन है, इब्राहिम लोदी है, इसको हराया किसने, बाबर ने। और यहाँ से शुरू होती है मुगल वंश की शुरुआत, है ना, मुगल वंश की नींव यहाँ से वो रख देता है। और अब इसके बाद जो है भारत में मुगल वंश शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि पहली बार क्या होता है भाई, तोपों का प्रयोग हुआ था भारत में, और तुलुगुमा नीति है ना, कौन सी नीति यहाँ से देखने को मिलती है, बताओ, अगर किसी ने पढ़ा है, पढ़ा तो सभी ने होगा। तो हमने देखा कि जब ये बाबर आता है ना, तो इसने तोपों का प्रयोग किया था, है ना। एक नीति और अपनाई थी, कौन सी नीति थी, जिसे क्या कहा जाएगा, तुलुगुमा नीति या फिर तुगुमो, कौन सी नीति है, मैं पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से, बाकी तो मैं बता ही दूंगी। तो तुलुगुमा नीति जो है इन्होंने अपनाई थी, जिसमें क्या होता है, सेना को बांट दिया जाता है ना, सेना को बांट दिया जाता है, ये होती है ये नीति, जिसका प्रयोग यहाँ पहली बार देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चल आगे बढ़े, कोई डाउट, ये बिल्कुल पीवाईक्यू ही कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि सबसे पहले हमें पकड़ बनानी है हमारे पहले पूछे गए प्रश्नों पर, ठीक है, कि किस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में आ रहे हैं। अभी तक जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी किस तरफ लेकर जानी है। तो पहले कभी भी किसी भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले अपनी तैयारी के समय हम ये देखते हैं कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और जब हम प्रश्नों पर पकड़ बना लेते हैं देन उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमारी तैयारी बढ़िया हो रही है, अगर कुछ कमी होगी तो हम रिवाइज कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा जा सकता है जीएस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर आते हैं। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए किसे भेजा था, और इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि कौन सी संधि होती है, बताओ। नहीं, हिस्ट्री ही नहीं है बेटा, सारे तरीके के प्रश्न होंगे जीएस में। आपके 50 क्वेश्चन है, वो साइंस से भी हैं, वो आपके इकोनॉमिक्स के भी हैं, पॉलिटी के भी है, सब तरीके के प्रश्न हैं। तो कौन आ जाएगा यहाँ पर, जयसिंह आ जाएंगे, है ना। कौन होंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाते हैं, जयसिंह हो जाएंगे। अब जब प्रश्न पूछा गया है, अब हो सकता है आगे भी पूछ लिया जाए। अब इस युद्ध के बाद क्या होता है कि 1665 में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी और इसमें कौन हारा था। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि भाई छत्रपति शिवाजी जी हार जाते हैं, है ना, शिवाजी इसमें हार जाते हैं।
और इसी वजह से क्या होता है कि ये संधि होती है, और संधि के तहत जो है मराठों को कई किले किन्हें देने पड़ते हैं, मुगलों को देने पड़ते हैं। तो हो सकता है आगे यहां से प्रश्न आ जाए कि 1665 की पुरंदर की संधि किन के बीच में हुई थी। तो एक तरफ कौन है, जयसिंह है, जो कि किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, औरंगजेब की तरफ से लड़ने आया था, है ना। और यहाँ दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे, तो मराठों की तरफ से शिवाजी थे, जो इस युद्ध में होते हैं शामिल, बट जयसिंह यहाँ पर जीत जाता है, और इसी वजह से होती है पुरंदर की संधि। ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वास्को डिगामा भारत कब आया था? बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। अरे बेटा अभी तो बताया, एसएसटी वाले भी इसमें जुड़े रहे, है ना। एसएसटी वालों के लिए क्या पॉलिटी अलग होगी, क्या हिस्ट्री अलग होगी, या आपका देखते हैं ना कि भाई मेरी ज्योग्राफी अलग पूछी जाएगी, नहीं, यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में, तो सबसे पहले कौन आते हैं, तो पुर्तगाली, और पुर्तगालियों में भी पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। तो इसका समय पूछा जाता है कहाँ आया था, तो कालीकट केरल में सिकंदर लोदी के टाइम पर। वाह बेटा बहुत अच्छे। और यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, है ना। और था कहाँ से ये एक पुर्तगाली था, है ना, जो कि ऐसे ही घूमते घूमते भारत आता है, और इसने भारत और यूरोप के बीच में एक नया मार्ग जो है इसने खोज दिया था। अब यहाँ पर जब पूछेगा कि ये भारत में भी कहाँ उतरा था, तो हम कहते हैं कि भारत में भी ये कालीकट उतरता है ना। कालीकट जो बंदरगाह है, यहाँ पर ये आता है, पहली बार यहाँ पर उतरता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत और यूरोप के बीच में अब ये जाएगा भाई वापस, और वहां जाकर बताएगा कि भारत जो है कितना जो है व्यापार के लिए कितना बढ़िया मार्केट है ना। उसके बाद से हम देखते हैं पुर्तगाली आएंगे और बाकी सब भारत आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आया भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और क्लास को शेयर भी करते रहिएगा आप सभी लोग। अगले प्रश्न पर आते हैं कि बंगाल के नवाब, देखो हिस्ट्री से कितने सारे प्रश्न आए हैं, इसका मतलब ये है हिस्ट्री आपकी बढ़िया तैयार होनी चाहिए, है ना। कि पीवाईक्यू हमें बता देते हैं कि कैसे प्रश्न या कितने सारे प्रश्न हिस्ट्री से आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसीलिए अपने क्वेश्चंस पर कमांड रखनी है। 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। चलो आते हैं यहाँ पर। बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। ये प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? भाई प्लासी की लड़ाई और आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1764 का बक्सर का युद्ध डिसाइड कर देता है कि भारत में अगली जो सत्ता है या भारत पर नियंत्रण किसका होगा, ब्रिटिशों का होगा, है ना। तो 1757 का प्लासी का युद्ध जो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और यहाँ डेट क्या होगी, 1757 हो जाएगी। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। और यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला जो नवाब है भाई, इसका जो सेनापति था या कौन था, मीर जाफर कौन था ये बताओ। मीर जाफर जो है धोखा दे देता है ना। और अब इसको मीर जाफर को इस युद्ध के बाद, इसके बाद 1757 के बाद ये बनेगा बंगाल का नवाब, है ना। तो यही आपने पढ़ा है। यहाँ बताओ अंग्रेजों की तरफ से किसका नाम लिखा जाए, क्लाइव लिख दिया जाए क्या, कि रॉबर्ट क्लाइव है एक तरफ, और एक तरफ है कौन, यहाँ पर सिराजुद्दौला, और धोखा दे देता है मीर जाफर, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है ना। तो अब यहाँ पर नया नवाब, कठपुतली नवाब जो बनता है वो कौन बनता है, मीर जाफर। ठीक है, ये इतना पीछे क्यों चल रहे बेटा, 1498 वाले 1757 यहाँ आंसर आ गया आपका। ठीक है, उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर पूरी डेट आपसे पूछ ली जाए तब आप कहोगे कि कौन सी डेट थी, 23 जून 1757 की ये बात है। ठीक है, चले आगे बढ़े और क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। और डेली हम मिलेंगे 3 बजे 50 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अपने अपने सभी दोस्तों को जोड़िए इस सेशन में।
आगे आते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, किसके समय की गई थी, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम बनारस BHU की बात की जा रही है ना। तो यहाँ क्या आंसर किया जाए, इस समय जब पूछा जाएगा कौन सी डेट होगी, यहाँ पर जब आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है उस समय कार्यकाल किसका था, तो हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था, है ना। हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के समय, जिसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1910 से 1916 था। मदन मोहन मालवीय जी हैं, है ना। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। इसकी स्थापना किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी, है ना, इनके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि किनके द्वारा स्थापना की गई थी, है ना। एक बार वर्ष पूछ लिया तो आगे पूछ लेगा कि भाई ये बताओ किसके द्वारा स्थापना की गई थी। ऐसे क्वेश्चंस पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो रही है तो क्या रीजन हो सकते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, बहुत जल्दी में आंसर कर दिया, है ना। बहुत हम जो हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभी, पेपर इजी है, अरे तो ऐसे ही हो जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन हमें क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं एग्जाम से। तो कभी भी पेपर देखकर ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है ना। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पेपर इजी है, इसी चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ये क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसने हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी और हम हो गए पेपर से बाहर। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1928 का बारडोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था। अब यहां से हम देखते हैं कि क्या होता है कि भाई यहां से जो व्यक्ति इसका नेतृत्व कर रहे थे उन्हें उपाधि भी दे दी गई। ये किसान आंदोलन था, कहाँ हुआ था, या इसका समय क्या है, और इसके बाद जो है उपाधि किसे और क्या उपाधि दी गई, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बिल्कुल नेतृत्व किया गया था पटेल जी के द्वारा। और ये जो है पूर्णतः क्या था, ये पूर्णतः एक किसान आंदोलन था। कैसा था, किसान आंदोलन था। और इसके बाद से हम देखते हैं कि जो बारडोली की महिलाएं थी, बारडोली में जो महिलाएं थी, ये कौन सी उपाधि देती हैं, तो सरदार की उपाधि देती हैं या कोई और उपाधि दी गई थी, ये बताओ जल्दी से। किन्हें उपाधि दी गई थी, तो सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी, इससे पहले सरदार की उपाधि उन्हें इसके बाद मिलती है ना। तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, है ना। यहां से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन का समय आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि भाई ये किस तरीके का आंदोलन था, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसीलिए प्रीवियस से क्वेश्चंस को जरूर एकदम प्रिपेयर करके जाना है। पता चला इनका नाम देकर क्वेश्चन बना दिया, तो अब यहाँ पर आप जब पढ़ चुके होते हैं तो दिमाग में हमें याद रहता है कि ये क्वेश्चन हमने ऐसे पढ़ा था, थोड़ा डिटेल भी ले ली, तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर करना इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, इनका जन्म दिवस जो है कब आता है, इन्होंने देश के एकीकरण का कार्य किया था, देश के एकीकरण का कार्य इन्होंने किया था, है ना। और इनका जो जन्म दिवस होता है वो 31 अक्टूबर को होता है। इनके काम की वजह से इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना, ये भी हमें पता है। चलिए आगे आए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकाश गंगा का आकार कैसा है। भाई हमारी आकाश गंगा, है ना, और आकाश गंगा की जब हम बात करते हैं तो हमारा सौर मंडल कहाँ है, इतने सारे ग्रह तारे सब कहाँ है, आकाश गंगा में है। तो बताओ यहाँ पर, अब इसको पहली बार किसने देखा था, पहली बार किसने देखा, पहली बार 1609 से 1610 के बीच में गैलीलियो के द्वारा इसे देखा गया था, है ना। गैलीलियो ने दूरबीन से देखा था। अब यहाँ पर बिल्कुल आंसर क्या आ जाएगा, सर्पिल आकार है ना। आंसर क्या आ जाएगा, सर्पिल आकार। वाह बहुत अच्छे भाई, आप लोगों की तैयारी तो बहुत बेहतरीन जा रही है ना।
देखकर भी लग रहा है आप लोगों के आंसर से कि बहुत बढ़िया वे में आप लोगों ने पढ़ा है, रिवाइज कर लिया है और अब प्रश्नों के आंसर बहुत बढ़िया वे में आप कर रहे हैं। शाबाश, ऐसे ही करते रहिए और कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट होगा जब ये 50 प्रश्न आप सही कर लेंगे, है ना। एक आध गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हम रिवीजन कर लेंगे, हम दोबारा से प्रैक्टिस करके सारे प्रश्नों को सही कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही आगे आंसर करते जाने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला है कि पृथ्वी का कौन सा भाग है जो मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है। अभी जो मैग्मा है ये क्या होता है, तो मैग्मा को हम कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो कुछ है ना, धूल राख कण जितने भी बाहर निकल रहे हैं ना, मैग्मा जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे क्या निकलता है, मान लो भाई ये एक पहाड़ी है ना, ऐसे, और यहाँ पर जो इसका सबसे हल्का भाग होता है, पृथ्वी का हल्का भाग, वहां से क्या होता है, पृथ्वी का अंदर से प्रेशर भी लग रहा है, दाब भी ज्यादा है ना, प्रेशर भी ज्यादा है और तापमान भी कमजोर जो स्थान होता है वहां पर निकलता है, प्रेशर ज्यादा है, जहां से कमजोर होगा पृथ्वी का भाग वहां से वो फूट कर बाहर आ जाएगा। अब ये जो बाहर निकला है पिघली अवस्था में निकलता है, धूल राख कर निकलते हैं, सब कुछ अंदर पिघली हुई अवस्था में है, तो यही क्या है, मैग्मा है। अब पूछा है कि मैग्मा का मुख्य स्रोत क्या है, क्या मेंटल में है, कोर में है, प्रॉपर्टी का बाह्य भाग है या भू प्रॉपर्टी का आंतरिक भाग है। इसके लिए पिक्चर देखो, जब हम ऐसे पृथ्वी को तोड़कर बीच में से काट देंगे थोड़ा सा, तो कैसे दिखेगा कि ये अंदर वाला जो भाग है ये क्या है, ये तो कोर है ना। और मैग्मा हम देख रहे हैं कहां पर मिलेगा भाई, ये अंदर वाला भाग थोड़ी ना फूट कर बाहर आएगा, सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं। और यहाँ जो जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उस वाले भाग को जहां से मैग्मा निकल रहा है वो मेंटल से निकल रहा है ना। तो मेंटल में जो भी चीजें हैं वो घूम रही हैं, वो सभी पिघली हुई अवस्था में है। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ मेंटल हो जाएगा। और मेंटल में भी पूछता तो अपर मेंटल आप आंसर करते, तो क्या आंसर हो गया यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कोर मत कर देना इसको, ठीक है। ऐसे होती है गड़बड़ कि क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, समझा नहीं और आंसर हो गया हमारा गलत, ठीक है। कोई बात नहीं है, पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा इस टॉपिक को फिर से और फिर से रिवीजन करके सही हो जाएगा। आ जाओ, ज्योग्राफी का एक और बेहतरीन क्वेश्चन। चलो अब बताओ भाई, कर्क रेखा, किसको नहीं पता है कर्क रेखा के बारे में, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। कर्क रेखा, कर्क रेखा देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये गोल है भाई, हमारी पृथ्वी गोल तो नहीं है ना, लेकिन हम बना लेते हैं ऐसी। ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसे हम कहते हैं 0 डिग्री को कहेंगे भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा। इधर जो 23.5 डिग्री पर जो लाइन खिंची हुई है ये उत्तरी गोलार्ध में, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है। और जो इधर वाली है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, इसे क्या कहा जाता है, इसे मकर रेखा। तो मकर रेखा भारत के बीच से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरेगी। और कितनी है, ये उत्तरी अक्षांश दिमाग में रखना है, दक्षिणी अक्षांश भी है, यहाँ पर डी मत कर देना, डी मत कर देना, कोई भी ध्यान से पढ़ना कि उत्तरी अक्षांश हमें ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध में है भारत, तो उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है अगली बार यहां से प्रश्न पूछ ले कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खींची गई रेखा का नाम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कितने राज्यों से होकर जाएगी ये आप लोग बताएंगे मुझे, क्या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मैप दिमाग में रखना है, अपना इंडिया का मैप, और उसमें आप लोकेट करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, यहाँ क्लास एंड नहीं हो रही है, बट ये होमवर्क ये है कि आप वो 8 राज्यों के नाम जो है अपने मैप में लोकेट करेंगे। चलो भाई, मुझे लगता है सबको याद है 8 राज्य, सबका आंसर आ भी गया है। तो गुजरात से चले जाओ मिजोरम तक, सीधी रेखा खिंची हुई है, 8 राज्यों के बीचों बीच से गुजर रही है ना। आगे आते हैं, बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है। अभी आप लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो मेरा देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिएगा।
अभी आप लोग खबरों में देख रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध, वहां से प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा? फारस की खाड़ी आप लोग बताएंगे, है ना। ये बताओ, फारस की खाड़ी, जिसने वीडियो देखा वो आंसर कर देगा कि फारस की खाड़ी के इस तरफ क्या है और इधर क्या है। ठीक है, ये जल संधि है ना। फारस की खाड़ी ना कहते हुए कहूं मैं होर्मुज जल संधि। आप ऐसे बताओ कि इसके तरफ इधर कौन सी खाड़ी है और इधर कौन सी खाड़ी है। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों बताएंगे। यहां आंसर क्या किया जाए, तो क्या दिया है? हिंद महासागर और जावा है, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी। देखते हैं कौन जल्दी से इसका आंसर करेगा। ऑप्शन बी, बेरिंग के लिए श्योर हो भाई सभी लोग? भाई बी और सी क्यों हो रहा है? ओमान और फारस, हाँ इसको दिमाग में रखना है इस बार, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा कि जब आपसे पूछेगा होर्मुज जल संधि, बिल्कुल 100% चांस है आपके क्वेश्चन आने के। तो इधर क्या है भाई? इधर है फारस की खाड़ी, बताना आप लोग मैंने सही लिखा है ना। और इधर मैंने लिखा है ओमान की खाड़ी। क्या ये सही है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी सी सी, वेरी नाइस। ये बताओ, इसके बारे में मैंने जो पूछा है आपसे, तो ये बताएंगे जल्दी से क्या आंसर होगा यहाँ पर। बी होगा जी, बी होगा, बी होगा, वेरी नाइस। बिल्कुल जिन्होंने बी दिया कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही होगा, है ना। तो दो सागरों को जोड़ने वाली, है ना। अरे बेटा टेंशन लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है, कि 50 क्वेश्चन में कराऊंगी, चाहे कितना ही समय जाए, है ना। तो यहाँ हम क्या आंसर करेंगे कि भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस तरीके की जल संधियों को दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस है अब इसके पूछे जाने के, है ना। ये आजकल खबरों में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आएंगे। आगे दिया है डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें इंडिया को ढूंढेंगे, है ना, कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, तो क्या पाकिस्तान के बीच में नहीं होगा? बताओ जल्दी से क्या आंसर यहाँ पर आना चाहिए, जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन बी और सी, अरे वाह बहुत अच्छे। देखो भाई यहाँ पर पाकिस्तान चीन तो है नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी तो डूरंड रेखा है, बिल्कुल है, क्योंकि ये देश आजाद होने से पहले, देश अलग होने से पहले खिंच गई थी। तो कुछ एरिया जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, वहां पर हम पढ़ते हैं डूरंड रेखा। कितने किलोमीटर है? तो कितना पढ़ते हैं? 106 किलोमीटर। ये रेखा 1893 में खींच दी गई थी। इस वजह से जो पाकिस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान बॉर्डर हो जाता है, वहां पर भी सीमाएं लगेगी, है ना। और इधर जो है, जब जहां पर हम भारत की बात करते हैं तो अफगानिस्तान से वो वाला रीजन। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भाई मैप वाला रीजन, जो आपका मैप है, यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों को देखेंगे, ठीक है, इन दोनों को देखेंगे, बिल्कुल बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं नोट्स नहीं बनाने बेटा, रिवीजन करते रहना, रिवीजन बहुत जरूरी है ना। इसमें क्या नोट्स आप बनाओगे, इसमें इतना कुछ है ही नहीं कि आप नोट्स बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में इंडिया और अफगानिस्तान होता तो ठीक है, हम इसको आंसर करते हैं। अब यहाँ पर इंडिया अफगानिस्तान एक साथ पाकिस्तान के साथ नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। अगर हम कहें कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, कितने देशों से सीमा लग रही है, ये बताओ। अगर मान लो प्रश्न यहां से ही पूछ लिया जाए, वैसे तो हम आंसर करते हैं
15,200 किलोमीटर हमारी क्या है, स्थलीय सीमा है ना। यही पढ़ते हैं हम, क्या ये ठीक है स्थलीय सीमा, क्या ये मैंने सही लिखा है। अब यहाँ पर देखो 20,233 है, 7,516 है, 15,106 है और 5,000 है। 5,000 तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ना। अब इसमें देखो कई सारे आंसर आ रहा है, सी बिल्कुल सही है ना। अब 15,200 नहीं है तो हम इसको भी आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 देश हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी जो हमारी सीमा रेखा है किसके साथ है, ये बताओ। सबसे बड़ी सीमा रेखा के बारे में पूछ लिया जाए तो वो हमारी किसके साथ लग रही है, जो कि 4,096 किलोमीटर के आसपास है। किसके साथ लग रही है, सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ, है ना। यहां से भी प्रश्न आ सकता है, हो सकता है प्रश्न आगे यहां से पूछ लिया जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार एक मैप देख लेते हैं, है ना। तो यदि हम बात करें भाई यहाँ पर श्रीलंका, तो हमारा बिल्कुल यहाँ इस वाले रीजन में पड़ता है ना। तो श्रीलंका के साथ हमारी स्थलीय सीमा इस तरीके से नहीं जुड़ी है। तो यहाँ हाँ, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा हमारी बांग्लादेश के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा मैप जरूर देखना। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है, नेपाल के साथ 1751 है, अफगानिस्तान 106 है, भूटान के साथ 700 किलोमीटर के आसपास है, म्यांमार 1663 है और चीन के साथ 3400 कितनी हो जाएगी, 88 किलोमीटर है, ठीक है। जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो 15 से 40 किलोमीटर तक इसकी सीमा रेखा हमारे साथ जुड़ती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला कहता है छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में है। ज्योग्राफी पढ़ना समझना बहुत इजी है, सबसे बढ़िया है। क्वेश्चन देखो, मैप खोल लो, मैप आपके पास जरूर होना चाहिए, इंडिया का पॉलिटिकल मैप और इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में आप स्टेट्स देखोगे कि कौन से स्टेट के साथ कौन सी जो है सीमा रेखा कितने राज्यों के साथ लग रही है। इसके अलावा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, है ना, उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, इंडिया के ज्योग्राफिकल मैप की, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि हमारी जो स्टेट्स हैं उनमें कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है ना। इस तरीके की चीजों के लिए हम ज्योग्राफिकल मैप देखते हैं। तो जहां पर भी बैठकर आप पढ़ते हो वहां पर आपके सामने पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप दोनों होना चाहिए, ठीक है। आंसर आ गया है यहाँ, झारखंड बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस छोटा नागपुर पठार की यदि हम बात करें, इसके पूर्व में हम राजमहल की पहाड़ियां आप मैप में देखोगे बिल्कुल दिख जाएगा, है ना। ये छोटा नागपुर का पठार आगे कहीं और में भी विस्तारित है, तो कुछ ना कुछ रीजन हम जो है थोड़ा सा क्षेत्र पश्चिम बंगाल उड़ीसा में भी देखेंगे और झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं। यहीं पर हम देखते हैं इसको क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का खनिज का हृदय, मतलब भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा खनिज हमें देखने को मिलता है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, तो भारत का खनिज हृदय कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा खनिज मिलेगा। यहीं पर हम देखते हैं भाई बहुत सारी खाने हैं, कोयला की हैं, लौह अयस्क की हैं, अभ्रक की हैं, है ना, इतनी सारी खाने हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा है लोहित इनमें से किस नदी की सहायक है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है ना। इस नदी का अन्य नाम, तो लोहित का एक और नाम है ना, लोहित नदी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, खूनी नदी के नाम से। तो क्या ऐसा क्या हुआ कि इसको खूनी नदी कहा जा रहा है। इस नदी का जो एरिया है ना, वो ऐसा एरिया है कि भाई जहां पर जब ये नदी निकलती है तो इसमें जो है आसपास की भूमि से जो अब देखते हो ना कि भाई मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं, है ना, जिससे लाल रंग होता है, ज्यादातर हम कहें भाई ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड मिलेगा। और क्या मिलेगा जिसके कारण इसका लाल रंग हो जाएगा, बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। शक्ति सिंह बेटा अभी पढ़ लो, है ना, अभी पढ़ लो बेटा, जब पेपर के बारे में कुछ कंफर्म डेट आएगी ना, अभी जो है सो है, हो सकता आगे बढ़ जाए,
ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन आपका डी, एकदम सही। ठीक है, ये बताओ, मैंने कहा कि खूनी नदी एक तो ऑक्साइड के कारण होता है, हाँ आयरन बिल्कुल सही है। और किस वजह से हो जाएगा, और भी कोई रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से पानी का रंग लाल होता हो, लैटेराइट मिट्टी, वेरी गुड, बहुत अच्छे शिखा। और कोई है भाई जो इसका आंसर कर पाए कि और क्या रीजन यहाँ पर हो सकता है। तो भाई मिट्टी में जो है, जो लाल रंग का कारण होता है, लैटेराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है जहां से ये नदी बहती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है। अच्छा, स्टेट अगर आपसे पूछ ले कि किन राज्यों से ये बहती है और ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, यदि लोहित नदी की हम बात करें तो ये पूर्वी तिब्बत से आती है। कहाँ से आती है, ये पूर्वी तिब्बत से आती है और छूजयाल करके एक पर्वत श्रेणी से बहते हुए, है ना। कौन सा हो जाता है भाई, एक छूजयाल करके, छूजयाल एक पर्वत श्रेणी है जहां से ये बहती हुई आती है और इसमें मिल जाएगी, ये मिल जाती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, ऑक्साइड के कारण, लेटेराइट के कारण, बिल्कुल सही है आप लोग, है ना। तो यहाँ लाल रंग के कारण इसे क्या कहा जाता है, खूनी नदी भी कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न। देख लिया आप लोगों ने ज्योग्राफी के क्वेश्चन कितने बढ़िया है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में बहती है, बिल्कुल एकदम सही बेटा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। चलो इसका आंसर करो जल्दी से। इसका आंसर देखो, एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न आएगा, बिल्कुल आ सकता है। किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं, है ना, एक होता है भाई हमारा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भाई हमारी एग्रीकल्चर, है ना, क्या आता है, कृषि आती है। जब हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, इसमें आते हैं भाई हमारा कंस्ट्रक्शन वाली चीजें, विनिर्माण, और इसमें उद्योग आ जाएंगे। ठीक है, तृतीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारी सेवाएं आएंगी। क्या आती हैं, सेवाएं आती हैं, सर्विसेज आ जाएंगी। अब यहाँ पूछा है जो तृतीय क्षेत्र में नहीं है, पहले प्रश्न पूरा पढ़ें, क्या दिया है। तो देखो, संचार है, परिवहन है, बैंकिंग है, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। लेकिन जो चीनी मिल है ये हमारी किस में चली जाएगी, ये तो हमारे उद्योग के अंतर्गत आती है, और उद्योग में किस में चली जाएगी, ये द्वितीय क्षेत्र में चली जाती है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। वेरी गुड, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सी है। अर्थव्यवस्था आपकी बढ़िया है, अर्थव्यवस्था आपकी एकदम डाउन जा रही है ना, तो ये किस आधार पर आप मापते हैं। तो इकोनॉमिक्स तो आप बिल्कुल पढ़े ही होंगे, तो क्या आंसर करें यहाँ पर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे एनडीपी या शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल शुद्ध उत्पाद है, या शुद्ध राष्ट्र शुद्ध उत्पाद, या सकल घरेलू उत्पाद। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो या तो हो सकता है आगे आपसे जीडीपी की डेफिनेशन पूछ ले, जीडीपी क्या है, परिभाषा क्या है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो इसको ऐसे समझाना है कि एक देश के द्वारा एक वर्ष में एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा में, है ना, एक वर्ष में भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, यही है आपका जीडीपी, है ना। इंग्लिश में कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। अगले प्रश्न पर आएंगे, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस अवधि में
क्या है भाई, समाप्त हो गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, कितनी योजनाएं आई थी, 12 आई थी। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस वर्ष जो है लाई गई, तो अब हम कहेंगे 1951 से 1956 के बीच में जो है पहली आती है। और इस तरीके से बीच में आपने पढ़ा भी होगा, अंतराल भी देखा जाता है। बट अंतिम की यदि हम बात करें तो कौन सी थी, ये 12वीं थी। आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये पंचवर्षीय योजनाओं को किसके द्वारा लागू किया जाता था, तो इसके लिए एक योजना आयोग बनाया गया था, जिसे बाद में कब से 1 जनवरी 2017 से हमने, या 2015 करूं, डेट क्या रखी जाए यहाँ ये आप लोग बताएंगे, इसे हमने नीति आयोग नाम दे दिया गया। काम तो वही कर रहा है वो, लेकिन नाम हमने बदल दिया। ठीक है, 15 किया जाए डेट को कि 2017 कर दूं, ये आप लोग बताओगे जल्दी से। क्यों नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। वेरी नाइस बच्चा, बहुत अच्छे, एकदम 2015 होगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना, आंसर सही हो रहे हैं। अच्छा क्यों भाई, ऐसे क्यों भाई, आप लोगों का एग्जाम कहीं और से जो है सेट होकर आने वाला है, अमेरिका की हिस्ट्री पूछेगा या आपसे जो है ब्रिटेन की हिस्ट्री पूछने वाला है। हिस्ट्री आपकी यही रहेगी, ज्योग्राफी आपकी यही रहेगी, है ना। बस क्वेश्चन थोड़े बदल जाएंगे, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी थोड़ी बढ़िया रखिएगा कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पूछा है 1979 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। और जब हम 1980 की बात करते हैं तो इस वर्ष में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया था, है ना। तो यहाँ पर हम जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखने को मिलता है 1969 से 1980 के बीच में, तब हम 20 कहते हैं, है ना। और अगर ऐसे पूछे तब हम आंसर करेंगे 14, और 1980 में 6 पूछेगा। ठीक है, चलिए ओके बच्चे, बढ़े आगे, अगले प्रश्न पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मान लो आप पेपर भी ना दे रहे हो तो भी आपको अपने जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, है ना। अब देखना इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करते हो। क्या दिया है कि 200 रुपए के नोट पर, है ना, नोट पर कितनी कोणीय ब्लीड लाइनें होती हैं, ब्लेड नहीं, ब्लीड लाइनें होती हैं। आंसर आया है, ओके बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया आंसर आ भी गया है, 4 होती हैं। ये नहीं पता है, ओके कोई बात नहीं है। चलो देखो ये होता क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब। अब ये वाली लाइंस देख पा रहे हो, ये जो इधर है और ये इधर है, ये उन लोगों के लिए होती हैं जो देख नहीं पाते हैं, है ना। जो लोग दृष्टि बाधित हैं या जो लोग देख नहीं सकते हैं, दृष्टिहीन हैं, उनके लिए ये वो चेक करते हैं हाथ से। अब देखते हो ना, नोट को पकड़कर बता देते हैं चेक करके कि कितने का नोट है। तो बस यही आपको दिमाग में रखना है कि आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए अपने सारे नोट आज खुलकर सबको चेक कर डालेंगे, है ना। कि घर वालों ने पूछ लिया ये प्रश्न, तब क्या आंसर करोगे, तब क्या कहोगे हम क्या पढ़ते हैं, है ना। तो प्रश्न बिल्कुल बहुत बढ़िया है, हो सकता है अभी तक दिमाग ना लगा हो तो यहाँ आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन बी कर देंगे। अब देखना सब नोट खोल कर बैठेंगे और सारा चेक कर डालेंगे आज ही, है ना। चलो आते हैं पॉलिटी के प्रश्न की तरफ, है ना। कभी नहीं देखा तो देखिए, जरूर देखिए, आज से सारे नोट देख डालेंगे। साथ ही में और क्या देख सकते हैं, इस नोट के पीछे कौन से चित्र छपे हुए हैं, प्रश्न वहां से भी आ सकता है। आप लोग बताओ मुझे कि 200 का ये जो नोट है, इसकी बैकग्राउंड की हम बात करें, दूसरी साइड की बात करें, तो इसमें कौन सा चित्र अंकित है, किसका चित्र अंकित है। मंगलयान बना है क्या, मंगलयान है क्या, लाल किला है क्या, है ना, लाल किला है, रानी की वाव है क्या। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए सारे नोट्स को दिमाग में रखेंगे और यहाँ पर भी ये भी बताएंगे इनमें से क्या है या कुछ और ही है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला है भारत में किस प्रकार की सरकार है। मंगलयान है, मंगलयान कौन बता रहा है बेटा,
मंगलयान वाला नोट तो बंद ही हो गया। अरे एक और ऑप्शन आया, एक और ऑप्शन दे दिया जाए, सांची का स्तूप। बहुत अच्छे बच्चे, एक और ऑप्शन दे देती हूं मैं, सांची का स्तूप। आप बताएंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं कि ए है कि बी है, सी है कि डी है, और इसका आंसर तो आप लोग नोट निकाल कर देख कर बताओगे, मैं जानती हूँ, है ना। इसमें बताओ, तो भारत में कैसी है भाई संसदीय व्यवस्था है। ये जो संसदीय प्रणाली है, भारत में जो संसदीय प्रणाली हमने ली है, ये किस देश से हमने ली है, तो इसमें हम कहेंगे कि हमने ब्रिटेन को फॉलो किया है ना। ब्रिटेन से हमने इस चीज को भारत में लिया है। एक हमारी व्यवस्थापिका है, एक हमारी कार्यपालिका है, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, और एक हमारी न्यायपालिका भी है ना। तो यही क्या है, हमारे यहाँ संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है। संसद की जो विधायिका है उसमें हम देखते हैं कि 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन राज्यसभा, एक लोकसभा, है ना। तो यही सब हम चीजें पढ़ते हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ से हमने लिया है, तो ये हमने लिया है कहाँ से बेटा, ब्रिटेन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आंसर करते रहिए फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और इसको देखना, बहुत सारे क्वेश्चन गलत करेंगे, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे बेटा। ये PYQ ही है ना। आज के सेशन में 2025 का पेपर है ये आपका, जिसमें हम GS के 50 क्वेश्चंस लगा रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, सबसे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं। तो ये आपकी तैयारी को चेक करने का समय है ना, कि हम रिवीजन कर लें, जहां हम गलती करेंगे वहां हम रिवाइज कर लेंगे। तो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही है। चलो बताओ आंसर, बी। ए तो नहीं है किसी का बेटा, डी वाला कौन है ये। तो ये वो वाला समय है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, है ना। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर इस दिवस की, तो आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी होना चाहिए। और हम जो हैं 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं, है ना। संविधान दिवस मनाते हैं। और हमारा जो संविधान था कितने समय में बनकर तैयार हुआ, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये जो ऑप्शन ए है, ए में कौन सी डेट दी है, ए में वो वाली डेट दी गई है जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, हमारा देश गणतंत्र बन गया था, है ना। तो यहाँ दोनों डेट को दिमाग में रखना है कि जल्दी जल्दी में आप ऑप्शन ए को आंसर ना कर दें। ठीक है, तो क्या आंसर करेंगे, 26 नवंबर 1949 को, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये हो जाता है आपका इसको बनने का समय। ठीक है, 64 लाख रुपए खर्च हुआ था, 60 देशों के संविधान को हमने अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, भाई बताओ पॉलिटी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी होगी। अब इसमें आपको बताना है कि समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत कौन सा विषय आता है, याद करो कौन सी अनुसूची की बात की जा रही है। तो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 है। हम बात कर रहे हैं अनुसूची 7 की, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, और शक्तियों का विभाजन 3 अलग अलग सूचियों में बांटकर किया गया है कि किसके पास कानून बनाने की शक्ति, कौन कौन से विषय हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 3 लिस्ट जो हम पढ़ते हैं, एक है संघ सूची, है ना, दूसरी है समवर्ती सूची, सॉरी राज्य सूची, राज्य सूची के अलावा समवर्ती सूची, है ना। अब यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि जो पहली सूची है, इस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची पर जो विषय राज्य सूची में दिए गए हैं, इन पर राज्य कानून बनाता है। समवर्ती सूची पर ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, है ना। और कुछ विषय ऐसे भी हैं जिससे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, IT सेक्टर से जुड़ा हुआ एक्ट हमारा, ये हमारे अवशिष्ट सूची में भी रखे गए हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची का मतलब है दोनों इस पर कानून बनाए,
ठीक है। भाई 12 अनुसूचियां हैं ना, ये तो श्योर हो। आंसर आ रहा है ऑप्शन ए और बी। सॉरी, तो यहां हम क्या आंसर करेंगे? सॉरी, यहां आंसर करेंगे हम ऑप्शन ए को, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 1 आ जाएगा। इसके लिए क्या करोगे? फिर से अपना पॉलिटी का अनुसूची वाला टॉपिक उठाओगे जिसमें आपने अनुसूचियां पढ़ी होंगी, है ना। बढ़े आगे, कोई दिक्कत किसी को तो बताओ जल्दी से। डिफेंस पर तो केवल हमारी कौन काम करेगी भाई? हमारी केंद्र ही काम करती है ना। इस पर केवल केंद्र काम करता है अगर किसी का डी था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? बताओ। इतना इजी सा प्रश्न है ना, इतना इजी सा प्रश्न है। इसका आंसर करें जल्दी से। चलो फटाफट आंसर आ जाए बच्चा सभी का। आंसर क्या होना चाहिए भाई? 5 से 11 के बीच में। देखो मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 12 से 35 तक है ना। भारतीय संघ के बारे में पूछा है तो ये किस में चला जाएगा? 1 से 4 के बीच में, पार्ट 1 में बात की गई है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 है ना, कौन सा है भाई? भाग 4 ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य हैं। यहां हम बात कर रहे हैं भाग 2 की, है ना। कौन सा? भाग 2, और नागरिकता के बारे में बात की गई है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका भाग 3 आ जाएगा। ठीक है। चलो बच्चे आगे बढ़ेंगे और चल, वेरी नाइस। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारतीय संविधान भाग 4 किससे संबंधित है? बताओ। इतना बढ़िया क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा है ना। एकदम सारा सही करके आ जाओगे बिना डाउट के। हाँ बेटा, थोड़ी तैयारी करो। अभी तुम अपना बीएससी तो कंप्लीट करो, देन उसके बाद ही तो अप्लाई कर पाओगे, तो तब तक थोड़ा बहुत पढ़ते चलो। ठीक है। चलो इसका आंसर आ जाए क्वेश्चन नंबर 29 में। क्या आंसर करेंगे? मौलिक कर्तव्य, है ना। ये कौन से वाले भाग में है? मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है। ठीक है। नागरिकता किस में है? भाग 2 में है। भाग से भी प्रश्न आएगा, सब कुछ याद करके जाना है। और डीपीएसपी ये भाग 4 में है। ठीक है। तो यहां आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको गलत नहीं करना, नहीं तो फिर इतना रिग्रेट होगा ना, इतना पछतावा होता है कि जिसका कोई ऐसे कहते हैं ना कि भाई बता ही नहीं सकता कितना बुरा लग रहा है, तो वो वाला बुरा लगेगा अगर इस क्वेश्चन को आप गलत करोगे। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? आर्टिकल 63 में बात की गई। आपसे एक प्रश्न है सभी से, वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम आप लोग बताएंगे। वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम आप जरा बताओ तो मुझे, कि आप राष्ट्रपति के निर्वाचन को तो पढ़ रहे हो लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि कौन है। तो क्या आंसर होना चाहिए उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा? तो केवल राज्यसभा नहीं, संसद के दोनों सदन और विधानसभा के सदस्य होने चाहिए। लोकसभा के सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा। क्या आंसर किया जाए? कौन कर रहा है भाई? जगदीप धनखड़ जी, वो कब के रिटायरमेंट ले चुके भाई, वो त्याग पत्र, रिटायरमेंट में त्याग पत्र देकर जा चुके हैं, है ना। उन्होंने कहा भाई हेल्थ इश्यूज की वजह से वो अब आगे अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, आप लोग जो हैं भविष्य में आप खुद टीचर बनने जा रहे हो। तो यहाँ पर किसको आंसर करेंगे भाई? सीपी राधाकृष्णन जी को कर देंगे, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। ठीक है। रामनाथ कोविंद, बेटा कौन सी दुनिया में रह रहे हो? अगर रामनाथ कोविंद आंसर करोगे तो तुम कितना पीछे चल रहे हो बाकी सबसे, है ना। चलो इसका आंसर क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, तुम पे तो एकदम गर्व हो गया मुझे, है ना। जो आंसर किया है ना अभी जस्ट, कि अमिताभ बच्चन है। चलो बहुत बढ़िया बेटा,
हाँ, इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? संसद, देखो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, साथ ही में ये जो है जो उपराष्ट्रपति बनेंगे ना उनके बारे में ये भी कहा गया है कि जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनते वैसे ही राज्यसभा के पदेन सभापति, इनका काम ही, इनका पद ही इसीलिए सृजित किया गया है कि जैसे ही ये उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे वैसे ही क्या बन जाएंगे? राज्यसभा जो कि उच्च सदन है उसके पदेन सभापति। ये भी याद रखना है, ठीक है, कि इनका जो पद बनाया गया है, पद किस में दिया गया है? आर्टिकल 63 में। फिर ये कहा गया है कि ये पदेन सभापति बन जाते हैं, है ना। तो ये जो भी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जी हैं, ये क्या है वर्तमान में? ये उपराष्ट्रपति तो हैं ही, साथ ही में इनको हम देखते हैं कि भारत के राज्यसभा के ये जो हैं, जो संसद का सदन है, उच्च सदन, उसके पदेन सभापति हैं। आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनसे दोनों के सदनों के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? वोट। वोट कैसे होता है? वोट के लिए भी आप देखोगे एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रणाली जो है वो फॉलो की जाती है ना। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे लेते हैं, ये सुनो। जैसे कि बात करें भाई, आप मान लो आपको जो है एक बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना देना है ना। अब मान लो 4-5 बच्चे खड़े हुए थे, है ना, 4-5 बच्चे भाई इलेक्शन में खड़े हो गए हैं, मुझे भी मॉनिटर बनना है ना, क्लास का मॉनिटर बनना है। एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। अब आप क्या करोगे भाई? आप अपने जो बढ़िया मेरा खास दोस्त होगा उसको मैं बुलाऊंगा, मैं कहूंगा ये मॉनिटर बन जाए, मेरी ज्यादा चलने वाली है, यही तो सोचोगे। अब आपने ए को वोट कर दिया और बी को कहा मैं इसको, ए को फर्स्ट पर रखूंगा, बी को सेकंड पर रखूंगा, सी को मैं थर्ड पर रखूंगा, इनको नहीं वोट करूंगा, ये हट जाएंगे। जैसे जैसे जिसको कम वोट मिलता जाता है वो वैसे वैसे हटता जाता है। फिर आपसे फिर पूछा जाएगा, तो जिनको सबसे ज्यादा लास्ट में वोट मिलते हैं ना वो राष्ट्रपति बन जाता है, सॉरी उपराष्ट्रपति बनता है। इस तरीके से क्या होता है? इनका चुनाव होता है ना। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल जो है वोट का तरीका होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? एक और क्वेश्चन भाई यहाँ पर, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन हो जाएंगे, ये आप लोग बताओगे जल्दी से। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो कि 53rd नंबर के हैं, ये कौन हो जाएंगे? तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। और कोलेजियम सिस्टम के तहत, कोलेजियम प्रणाली के तहत जो है क्या किया जाता है? इनकी नियुक्ति की जाती है ना। सबसे सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं उनके द्वारा जो है नाम दिया जाता है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? सूर्यकांत जी हैं, जो कि नवंबर 2025 से अगले साल फरवरी 2027 तक भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं, ठीक है। और 65 वर्ष तक, है ना, 65 वर्ष तक आप एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रह सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा है ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होता है? मोस्टली बच्चा गांव में रहता है, अगर आपको यही नहीं पता है तो बेटा फिर आपने पढ़कर क्या ही सीखा, है ना। बताओ जल्दी से क्या है भाई। यहाँ पर हम बात करते हैं भारत में संवैधानिक दर्जे की, है ना, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा, स्थानीय स्वशासन को क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो ये जो स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला था, इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि वर्ष 1992 में हुआ था। लेकिन इनको लागू अलग अलग समय पर किया गया। ये कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में, जिसके तहत हमने क्या देखा? ग्राम पंचायतों का गठन हमने देखा, है ना। और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय, एक नया भाग, एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें के तहत हमने देखा कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा भाग जोड़ा गया? प्रश्न कहीं से भी आ सकता है।
भाग 9 जोड़ा गया। ये जो 74वां संविधान संशोधन है इसे कब लागू किया गया? इसे 1 जून 1993 को लागू किया गया। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, है ना। इसके अलावा आर्टिकल पूछेगा, यहाँ पर आर्टिकल बताओ कि ये जो हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें हम कितने आर्टिकल पढ़ते हैं? 243 से लेकर 243 ओ तक है ना। और जब हम इसको पढ़ेंगे, कौन सा वाला, ये जो 74वां वाला है, इसमें हम देखते हैं 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है ना। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। कौन सा भाग, कौन सी अनुसूची? क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, अनुसूची 12वीं जोड़ी गई थी, है ना। क्वेश्चन यहां से भी आया है। कौन सा भाग जोड़ा गया है? भाग 9A को जोड़ा गया है। और जो कार्यकाल होता है वो मुख्यतः 5 वर्ष होता है। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन एकदम दिमाग में भर जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय करेंसी नोट, भाई फिर से नोटों की बात हो रही है, अब फिर से नोट खोलकर बैठ जाओ सभी लोग। चलो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर करेंगे फटाफट से कि हमारे जो करेंसी नोट हैं उसके पीछे कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? कहाँ गड़बड़ हो गया बेटा, ये बताओ। अच्छा 29 विषय, अच्छा वो बता रहे हो। हाँ वो 29 विषय ठीक है, मैंने कब बोला बेटा उसमें कम विषय हैं। ठीक है, हाँ ये डेट 1993, चलो एकदम सही है। इसमें बताओ तो भाई हिंदी इंग्लिश तो सबको पता होगी, है ना। हिंदी इंग्लिश तो सबको पता होगी। 17 होती हैं, 17 हैं, श्योर हो सभी लोग? अच्छा चलो, तो 17 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे कि भाई इसमें हम प्लस कर देंगे कि 15 तो होती है वो वाली जो पीछे छपी है ना। और एक हमारा अंग्रेजी और हिंदी भी होती है ना, तब जाकर 17 भाषाएं होंगी। ठीक है, तो आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन सी करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो सारी हैं, असमी है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़, इसके अलावा कश्मीरी में भी है, कोंकणी में भी है ना, सारी लिखी हुई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आएंगे, ये आराम से आप देख लेना। ठीक है, अगला है पंडित बिरजू महाराज है किस नृत्य शैली से संबंध थे, ये आपको बताना है। भाई स्टैटिक जीके तो आप लोग घोल के पी चुके होंगे, आप सभी लोग हैं नवीन सर के बच्चे, और नवीन सर से जब आप पढ़े हैं स्टैटिक जीके तो एक भी गलत हुआ ना तो देख लेना फिर आप लोग, है ना। चलो फटाफट से आंसर करेंगे, बिरजू महाराज जी। इसके लिए कोड वर्ड है कि जितने भी महाराज जी हैं सब कहाँ से रिलेट करेंगे? सभी लोग कथक से संबंधित हैं, है ना। ये सबने पढ़ा और इस क्वेश्चन का आंसर मैं देख रही हूँ सबका सही आ रहा है ना। और जब हम भरतनाट्यम की बात करते हैं इसमें तो सभी महिलाओं के नाम आते हैं, इसमें तो सभी महिलाएं हैं और इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। तो क्या आंसर करेंगे? यहाँ पर हम ऑप्शन सी कर देंगे। और इसके लिए हमारे पास एक कूट ये है कि जब भी हम महाराज जी नाम सुनेंगे तो महाराज जी को हम रिलेट करते हैं किनसे? कथक से। और कथक हमारा कहाँ से रिलेट करता है? ये हमारा उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश, है ना, दोनों से आता है, क्योंकि उत्तर भारत का और कोई क्लासिकल डांस ही नहीं है। कालिका बिंदा दिन घराना उत्तर प्रदेश, लखनऊ कालिका बिंदा दिन घराना, है ना। आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है बच्चा, एकदम आगे बढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, और जितना क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रसिद्ध हाजी अली जो दरगाह है इनमें से किस शहर में स्थित है? अजमेर, मुंबई, हैदराबाद या दिल्ली? क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर? क्या लग रहा है आप लोगों को? चलिए देखते हैं कौन जल्दी से आंसर करेगा। ये सभी के लिए क्लास है ना, ये सबके लिए क्लास है बेटा, जीएस तो सभी में आता है। आंसर आ रहा है बेटा ऑप्शन बी, ए बी सी डी कर दिया सबने, दिल्ली तो ये है नहीं, है ना। क्या आंसर आप यहाँ पर करेंगे? भाई मुंबई में हाजी अली दरगाह जो है वो है मुंबई में।
इनकी बात हम कर रहे हैं, हाजिर अली जी की बात कर रहे हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था? हाजी अली शाह बुखारी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, जिनकी दरगाह हमें कहाँ देखने को मिलती है? मुंबई में। साउथ जो मुंबई है ना, और इसमें भी हम पढ़ते हैं वर्ली के बारे में, कभी सुना होगा भाई वर्ली, है ना। वर्ली जो क्षेत्र है, इस वर्ली क्षेत्र में वर्ली के तट पर एक टापू पर स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भाई कंगना बेटा पढ़ लो, ये कौन सी क्लास है? 9 to 6 वाली बेटा जीएस की क्लास हो रही है, जिसमें आपके बीएड में 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाओ। आगे क्या पूछा है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पाड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अब देखो भाई, इसी महीने हमने देखा कि हमारा हिंदू जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है ना। अब मम्मी से पूछोगे, मम्मी इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपसे पहले कर देंगी। जो प्रथम महीना है हमारा, जो भाई जो जितने भी हिंदू वर्ग के लोग हैं उनको ध्यान से पता होना चाहिए कि हमारा पहला महीना तो चैत्र मास में आता है। हमारा न्यू ईयर तो यहाँ शुरू हुआ, जो कि हम देखते हैं कि आधा तो हमारा मार्च चला जाए और आधा हमारा अप्रैल चला जाए, इसके बीच में आता है ना, मार्च से अप्रैल के बीच में। अंतिम महीना कौन सा होगा? अंतिम महीना हम कहेंगे जिसमें होली आती है, फागुन जिसे हम कहते हैं, फाल्गुन जिसे हम कहते हैं। या पूछा है, जब गुड़ी पाड़वा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा नव वर्ष के रूप में शुरू होता है ना। अब पूछा है किसके बारे में, तो यहाँ देखो भाई पोंगल है, बैसाखी है, तो बैसाखी रिलेट करती है किससे? ये तो पंजाब में हो गया है ना। अब यहाँ दिया है अक्षय तृतीया, ये तो कुछ ऐसा नहीं है, तो दिवाली के आसपास आता है। अब यहाँ पोंगल है और उगादी है। देखो क्या क्या है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पोंगल की यदि हम बात करें, ये 4 दिन तक चलता है, और ये किस तरीके का त्योहार है? ये तो कृषि से रिलेटेड है। अब इसमें मैंने देखा भाई बी सी डी सब आंसर किया आप लोगों ने। एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा तो है लेकिन रिवाइज नहीं किया। सिर्फ अगर तमिलनाडु होता, बहुत अच्छे। एक बेटा क्या नाम है इनका? ऋचा, ऋचा ने आंसर किया है। तो कोई यहाँ उगादी और युगादी करके जो दिया है, क्या ये आप लोगों ने नहीं देखा? जब हम पोंगल की बात करते हैं तो पोंगल आपका कहाँ से रिलेट करेगा? आपका तमिलनाडु से रिलेट करता है ना। और ये एक जो है कृषि से जुड़ा हुआ त्योहार है, इसमें सूर्य पूजा होती है, 4 दिन तक ये चलता है। तो क्या ये वाला आंसर आपका गलत नहीं हो गया? है ना। आंसर क्या आना चाहिए था? ऑप्शन डी आना चाहिए था। अब आप लोग इतना गलत कर रहे हो। और जब हम इसकी बात करते हैं गुड़ी पाड़वा, इसीलिए मैंने सारी चीजें बताई कि ये नववर्ष की शुरुआत है ना। नववर्ष की शुरुआत होती है और ये कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मराठी लोग मनाते हैं, है ना। अब देखते हो ना, लावनी साड़ियां पहनकर महिलाएं तैयार होती हैं। तो बस वही वाला क्वेश्चन यहाँ से ऐसे रिलेट करके पूछा जा सकता है। नववर्ष की शुरुआत हो रही है, तो इसी समय हमारे देश में अलग अलग राज्यों में इस त्योहार को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आएंगे। देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों ने गलत कर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर करेंगे जल्दी से। अक्षय तृतीया भाई कभी भी आए, है ना। अक्षय तृतीया का क्या है? सोना खरीदो, वही देखा है मैंने तो, सोना खरीदने के लिए बातें होती हैं अक्षय तृतीया पर, और तो कुछ होता नहीं हमारे यहाँ तो। चलो इसका आंसर आ जाए जल्दी से। 5 जून। अब यहाँ तो ये तो आपने आंसर कर दिया कि चलो भाई 5 जून है, बहुत बढ़िया। ये तो बताओ पहली बार कब मनाया था? पहली बार कब मनाया गया था? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा पहली बार कब की गई थी, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पहली बार कब हुई और इसे पहली बार कब मनाया गया? 1773 में कौन चला गया बेटा? इतना पीछे मत जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, है ना। 1973 में पहली बार, 72 में घोषणा, है ना। तो यहाँ आंसर करेंगे 1973 में पहली बार और घोषणा 1972 में हुई थी। क्वेश्चन कहीं से भी
पूछा जा सकता है। पर्यावरण से जुड़े हुए सभी दिवस को याद करके जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है 38, हिंदी नाटक है आधे अधूरे, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कॉफी मंगा दो, सुनो। हाँ कॉफी, लेकिन उनको बोलिएगा जैसे वो बना के देते हैं वैसे ही बनाए। हाँ, इसका आंसर करो जल्दी से बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और क्लास को शेयर और लाइक करते रहेगा, अपने अपने सभी दोस्तों को जोड़िए जो दोस्त आपके अभी तक नहीं जुड़े हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस 2026 अगर आप देने वाले हैं और 50 प्रश्न आपके सामने आएंगे, उन पर आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो उसके लिए आपको डेली मेरे साथ 3 बजे जुड़ना है। बाकी हमारी क्लासेस सुबह 10 बजे से हो रही है, उनका टाइम टेबल में एक बार फिर से बता दूंगी आपको। एकदम बेटा बीएड वाले एकदम पढ़ो, है ना। चलो इसका आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर आना चाहिए? तो यहाँ पर सभी का आंसर मैं देख रही हूँ, मोहन राकेश, मोहन राकेश बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अच्छे। बाकी आप लोग हिंदी थोड़ी बहुत तो पढ़ ही रहे होंगे, थोड़ी बहुत क्या पूरी हिंदी पढ़ रहे होंगे, है ना। तो हिंदी एकदम बढ़िया तरीके से आपकी चल रही है, ममतेज सर आपको बहुत बढ़िया हिंदी पढ़ाते ही हैं। तो उनके स्टूडेंट होकर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो बेटा तुम फिर अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। आ जाओ साइंस वाले क्वेश्चंस पर। आगे है भाई आपका साइंस का प्रश्न, क्या पूछा है? इनमें से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? अब यूनिट से क्वेश्चन बिल्कुल आता है ना, यूनिट से क्वेश्चन जरूर आता है और आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन एग्जाम में आया, बच्चे वाले उनके लिए हम कहेंगे जो पढ़ता है, जो रिवाइज करके जाता है ना। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। चलो क्या आंसर आएगा? जूल। क्या पूछा है? नहीं पूछा है, इसीलिए पहले पूरा प्रश्न पढ़ना कि नहीं पूछा है, ठीक है। गलत मत करना इसको। इतना एबीसीडी कैसे हो रहा है, मैं तो ये सोच रही हूँ आप लोग इतना एबीसीडी कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर हम बात करें भाई जूल, अश्व शक्ति और वाट की, तो इसमें से एक ही आंसर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किलोवाट घंटा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मैं ऑप्शन बी को कहूं, क्या कि ये आपका किसी और की बात नहीं कर रही है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है क्या? ऑप्शन बी की यदि हम बात करें तो क्या मैं इसको यूनिट किसकी कहूं भाई? ऊर्जा की यूनिट कह दूं? अब आया ना सही आंसर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है भाई ऑप्शन बी। बाकी सभी होंगे, बस बी नहीं होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। आगे पूछा है किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील ना हो, है ना। मान लो भाई आपके सामने कोई सामान रखा है, अब उस सामान ऐसा है कि भाई मान लो बॉल रखी हुई है ना। अब सिलेंडर में तो लात मारोगे नहीं, अभी मीम खूब वायरल हो रहे हैं। इस सिलेंडर को पहले लुढ़काते हुए लाते थे, अब वो हमारे पेट पर लात मार रहा है, तो सिलेंडर तो सोचना ही नहीं है। हाँ, अब मान लो भाई बॉल पड़ी हुई है, बॉल को जब तक आप वहां से मूव नहीं करोगे तब तक इसे क्या नहीं कहा जाएगा, तो कोई कार्य नहीं हुआ। तो क्या आंसर आना चाहिए कि किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो, अगर वो गतिशील नहीं है, इसका मतलब विस्थापन तो शून्य हो गया, आप उसे हटा नहीं पाए उसकी जगह से। विस्थापन क्या, एक जगह एक वस्तु को दूसरी जगह तक ले जाना, यही तो विस्थापन होता है। इसका मतलब ये हुआ वस्तु हिली नहीं, वस्तु पर कोई कार्य नहीं हुआ। आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी के। देखो, किस तत्व का प्रतीक केवल एक अक्षर होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करो जल्दी से। इसका आंसर करेंगे फटाफट। क्या दिया है भाई? कॉपर दिया है, कार्बन दिया है, क्लोरीन और कैल्शियम है। तो किसका प्रतीक हम केवल एक अक्षर से करते हैं? तो क्या आ जाना चाहिए? यहां पर देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। तो क्या ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, कार्बन? ये बी वाला जो है, क्या यही नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो है इसे हम Cu करते हैं, क्या इसे हम क्या करेंगे? Cl करते हैं, इसे हम Ca करते हैं और इसे केवल हम C से डिनोट करेंगे। तो क्या आंसर आ गया? ऑप्शन बी आ गया, है ना। और तो कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? एक तत्व की परमाणु संख्या अगर 13 है तो इसमें कितने सेल होते हैं? सेल का मतलब है कि इसमें कितनी कक्षा होती है ना।
कक्षा पूछी है। तो जिस परमाणु संख्या, किसकी परमाणु संख्या 13 है, तो क्या एल्यूमिनियम की बात की जा रही है ना। एल्यूमिनियम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले ले तो इसकी परमाणु संख्या भी क्या है, इसकी परमाणु संख्या 13 है ना। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। 3 कक्षा होती हैं, आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और साइंस भी आपकी एकदम बढ़िया पूछी गई है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको रिवीजन की जरूरत है। अगर रिवीजन हो जाए बढ़िया वे में तो गलत नहीं होंगे। आ जाओ भाई, पादप कोशिकाओं से क्वेश्चन है। पादप कोशिका, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, जीवन की सबसे छोटी इकाई। पहला प्रश्न कोशिका से है ना, क्या पूछा जाता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, पहला प्रश्न। और जब आपसे पूछा जाएगा कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या हम यहां पर साइटोलॉजी कह दें कि इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, और यहां पर हमारा आंसर कोशिका आना चाहिए, है ना। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अगला है मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम के जो है हमसे पूछा है कि कितने पेयर होते हैं, बताओ। हाउ मैनी पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो ये भी बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट तो कुछ पूछा ही नहीं है ना। क्या आंसर आएगा यहाँ पर, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। 2 पेयर होते हैं, 2 होते हैं। अच्छा, कुल संख्या पूछ ली जाए तो कुल संख्या में बताओ, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी होगा, है ना। क्या होगा, सी होगा। जो 2 पेयर होते हैं उसमें कितना होता है, अगर ऐसे पूछ लिया जाए, 44 एंड 46, 46, 46। ओके ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, है ना। कैसे होता है कि भाई 23 का जो है पेयर होता है ना, 23 का पेयर होता है, तो टोटल हो गए 46, है ना। इसी तरीके से हाँ, 23 का जोड़ा होता है, कुल 46 होते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, अगला है सितंबर 2025 में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसीलिए करंट अफेयर भी आपको पढ़ना होगा। ये ना सोचें कि बिना करंट अफेयर तैयार करिए एग्जाम देने जाएंगे, नहीं, करंट अफेयर भी पढ़ना है। क्या दिया गया है कि देश में जो है जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या पूछा है, किस पैकेज को स्वीकृति दी गई, मतलब कितना खर्च किया जाएगा कि हमारे देश में ही जहाज बनना शुरू हो जाए, है ना। तो यहाँ पर जो है भारत में ये जो शुरुआत की जा रही है उसके लिए पैसा अलॉट करने की बात की जा रही है, और ये सितंबर 2025 की खबर से प्रश्न लिया गया है। तो क्या क्या दिया है यहाँ, अब ये आंकड़ा अगर गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं है ना। अगर ये आंकड़ा गलत हो जाए तो ये कोई जो है ये कहो कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये गलत हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना आगे जब आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा ना, वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। अब देखो इसमें तो आप अभी भी कुछ भी तुक्का लगाओगे चल जाएगा, सब चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा उतना मैटर नहीं करता है, बट आगे आपको याद रखना है नेक्स्ट जो एग्जाम होगा ना, इस एग्जाम में आपको लगभग 6 माह का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करके जाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़कर गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको क्लास की टाइमिंग जाननी है तो वो थोड़ी देर में आपको बता दूंगी, थोड़ी देर में ही आपको बता दिया जाएगा कि क्या टाइमिंग होने वाली है। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए वो मैंने पूछा है, अगर ये गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है। तो इसमें हम कहेंगे कि भाई क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए आ जाना चाहिए। 69,725 थे, जो उस समय की बात है, पिछले बीते समय, पिछले साल की बात हम कर रहे हैं, अभी तो अगला डेटा आपके पास होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आए, अगला है सितंबर, एक और क्वेश्चन आ गया, सितंबर 2025 में कौन सी प्रसिद्ध लेखिका रही जिसको बुकर पुरस्कार के लिए 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे बच्चा, अब इस साल 2025 का, सॉरी 26 का,
2026 का जो बुकर पुरस्कार होगा उस पर नजर बनाए रखेंगे। ये पढ़कर आपको जाना है, ठीक है। बाकी स्टैटिक जीके में तो आपने पढ़ा ही होगा। नहीं, यहाँ पर किरण देसाई हो जाएंगे, दीपा भट्टी नहीं होंगी। यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करने की बात की जा रही है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया था, इन्हें मिला नहीं है। क्वेश्चन पूरा पढ़ो कि शॉर्ट लिस्ट का मतलब होता है नॉमिनेट करना, कि इन्हें दिया जा सकता है। तो इन्हें दिया नहीं गया है। यहाँ पर किरण देसाई हैं जिन्हें ये जो 2025 का बुकर पुरस्कार था ना, इसके लिए इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया था, ठीक है। इसका मतलब ये है। गलत हो गया तो गलत ना करे, ठीक है बच्चे। चलो आगे के लिए दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से 100% बनते हैं, ठीक है बच्चे। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। जुबिन गर्ग बिल्कुल बेटा इतना खबरों में थे, पहले तो आप लोग इन्हें सुनते होंगे, गाने इनके खूब सुने होंगे, नहीं सुने तो इस वजह से खबरों में थे। इनकी मृत्यु पर इतने लोग जमा हुए थे कि दुनिया में 4th नंबर पर आ गए थे, कि इनकी जो शव यात्रा निकली थी उसमें सबसे ज्यादा भीड़ 4th नंबर पर ये थे दुनिया में। इतने लोग इनके चाहने वाले थे। तो इनके बारे में अभी भी इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि इनकी मृत्यु का कारण अभी भी पता नहीं चला है, बट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो संगीत का देखो क्वेश्चन खबरों में थे उस समय, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग, इनका निधन हो गया। वो कहाँ से आते थे? ये रिलेट करते थे असम से। और इन्होंने किस भाषा में गाने नहीं गाए हैं, है ना। सारी भाषाओं में इनके गाने आप देखोगे। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है? अब ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी या स्टैटिक जीके आप इसे कहोगे। स्टैटिक जीके की बात हो रही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया? निकोसिया है, हनोई है, नोम पे और दिल्ली है। तो हनोई किसकी हो जाएगी? तो ये तो भाई वियतनाम की है ना। निकोसिया को एक बार देखना, क्या ये साइप्रस की राजधानी है? और यहाँ आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, नोम पे हो जाना चाहिए, है ना। डोम पे हो जाना चाहिए, कोई और होना चाहिए? बताओ जल्दी से। इसीलिए जो देश खबरों में है अभी, जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका को तो आप लोग भूलेंगे ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भूलने ही नहीं देते हैं, है ना। यूएसए हो गया। इसके अलावा और जो देश इस युद्ध में अपने आप ही घुस गए हैं, है ना, उनको अपने आप ही आना पड़ा, सऊदी अरब, है ना, यूएई। इन देशों को पर थोड़ी सी नजर बना के रखना। इनकी लोकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी राजधानियों से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके आसपास के सागरों से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 की तरफ आते हैं। 49 में पूछा है सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये हर साल होता है। ये कहाँ होता है? शिल्प मेला है, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से लोग, हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। और ये होता है फरीदाबाद में। तो हरियाणा का जो फरीदाबाद है ना, हरियाणा में भी पूछेगा तो फरीदाबाद में हर साल होता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी एक मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? क्या अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ आयोजित होता है, कोई और होता है? बताओ। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, क्या ऐसा कुछ यहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में ये भी हर टाइम लगता है। और ये भी आप देखोगे इस बार कौन से नंबर का था? इस बार 2026 में 39वां था, है ना। तो ये तो करंट का बात है, करंट की बात है, करंट में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा त्योहार है? बताओ भाई, स्टैटिक जीके भी खूब बढ़िया पूछा गया है। क्या पूछा है कि कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। बैसाखी, बिहू, नवरात्रि या शिवरात्रि। अब देखो यहाँ पर ये जो त्योहार है, इस समय कौन सा त्योहार चल रहा होता है, मतलब ये डांडिया और गरबा कब किए जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है ना। तो भाई ये तो अब स्टेट से भी रिलेट करके पूछ सकता है। बिल्कुल यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। जब नवरात्रि देश भर में मनाई जाती है, उसी समय हम डांडिया और गरबा जैसे नृत्य करते हैं, है ना। और बिहू बताओ, आपको इसका आंसर आप लोग करेंगे?
ये आपका होमवर्क का प्रश्न है, ठीक है। बिहू, अब बिहू जो है ये साल में 3 बार मनाया जाता है ना, साल में ये 3 बार मनाया जाता है। इसका आंसर भी आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो क्वेश्चन आपके लिए है, बिहू साल में कितनी बार किस नाम से मनाया जाता है? अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, तो वो नाम भी आप बताएंगे और स्टेट आंसर करेंगे, स्टेट के साथ दूसरा कितनी बार, उसके बाद हर बिहू को अब 3 बार मनाएंगे तो 4 बार मनाएंगे, 5 बार मनाएंगे तो महीने भी आपको मेंशन करने होंगे, ठीक है। तो ये सभी आंसर जो मैंने भी क्वेश्चन पूछा है वो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में करेंगे। साथ ही में क्लास के बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा कि आपको ये 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मजा आया पढ़कर, तैयारी के बारे में पता चल रहा है कि किस लेवल की भी तैयारी है, आगे प्रश्न बनेंगे तो क्या ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल 3 बजे ऐसे एक और बेहतरीन सेशन के साथ, ठीक है। जो दोस्त आपके भी इस सेशन में नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़िए, उनको बताइए कि आओ भाई तुम्हारी तैयारी भी हम देख लेते हैं। बहुत बोलते हो कि इतना तैयार है, तो क्या वो सच में तैयारी करके बैठा है या हवाबाजी कर रहा है आपके साथ, तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा। अच्छे दोस्त होने के नाते उसकी मदद भी हो जाएगी, है ना। चलिए तो मिलते हैं हम जो है कल 3 बजे। एक बार क्लासेस की टाइमिंग जरूर देख लें आप सभी लोग कि कौन सी क्लास कितने बजे होती है ना। तो एक बार शुरुआत से हम जो है टाइमिंग पर बात कर लेते हैं कि सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास हो रही है बेटा, उसके बाद हिंदी की क्लास आपकी 11 बजे होती है, अगली क्लास आपकी 12 बजे इंग्लिश की हो रही है। फिर अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है तो एग्रीकल्चर आपका 2 बजे, और साइंस अगर आपने लिया है तो साइंस 2 बजे। आप जो भी क्लास में जुड़ना चाहते हैं आपके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप उसमें जुड़ेंगे, और जीएस सभी के लिए है तो आप 3 बजे जीएस में जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे हम कल 3 बजे। अपना ध्यान रखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर करेंगे और क्लास को शेयर करना एकदम नहीं भूलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।